अगर मैं कहूँ कि हमारे शरीर की हर एक मतलब जो माइक्रोस्कोपिक सेल होती है उसके न्यूक्लियस में लगभग 2.2 मीटर लंबा एक धागा छिपा है, तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। और अगर हम इंसान के शरीर के सारे डीएनए धागों को एक साथ जोड़ देना, हाँ। तो वो धरती से सूरज तक जाकर वापस भी आ सकते हैं। ओह वाओ, मतलब ये सच में दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारी सोर्स मटेरियल है बायोलॉजी का सबसे मिस्टीरियस और स्कोरिंग चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। राइट। हमारा मकसद आज सिर्फ पन्नों को पलटना नहीं है, बल्कि इस चैप्टर के हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एक्सपेरिमेंट को डिकोड करना है। हाँ, और जो स्टूडेंट्स मेडिकल एंट्रेंस या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा बहुत ही अहम होने वाली है। बिल्कुल। हम ये तय करेंगे कि इस चैप्टर का हर एक क्यों और कैसे एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि जब हम किसी प्रोसेस के पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं ना, तो वो भारी भरकम थ्योरी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि नेचर ने उसे वैसे ही डिजाइन क्यों किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि एनसीईआरटी की जो शुरुआत होती है वो एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से होती है कि डीएनए असल में है क्या। किताब कहती है कि डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुत लंबा पॉलीमर है। पर मुझे एक बात समझाइए। हाँ, पूछिए। हमें कैसे पता चलता है कि किसी जीव का डीएनए कितना लंबा है, क्योंकि इसे मतलब इंच टेप से तो नापा नहीं जा सकता। हाँ, बहुत ही वैलिड सवाल है। किसी भी डीएनए की लंबाई इस बात से मापी जाती है कि उसमें कितने मतलब न्यूक्लियोटाइड्स या कहें तो बेस पेयर्स मौजूद हैं। अच्छा। और एग्जाम के नजरिए से ये डेटा बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि ये सीधे एमसीक्यू में पूछा जाता है। जैसे एक वायरस है 5x174 बैक्टीरियोफेज। इसमें सिर्फ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वेट, सिर्फ 5386? मतलब ये तो जेनेटिकली काफी छोटा और सिंपल हुआ ना। हाँ बिल्कुल। वहीं अगर हम लैम्डा बैक्टीरियोफेज की बात करें, राइट। तो उसमें 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। और अगर ई कोलाई बैक्टीरिया को देखें, जो हमारे पेट में भी पाया जाता है, हाँ। उसमें 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स मिलते हैं। पर जब बात इंसान की आती है ना, तब तो नंबर बहुत बड़ा हो जाता होगा। बिल्कुल। हमारे हैप्लॉइड डीएनए में ये नंबर 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स तक पहुंच जाता है। बाप रे, ये नंबर्स सुनने में तो बहुत बड़े लगते हैं, पर अमन जब हम इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर वो वॉटसन और क्रिक वाला 1953 का डबल हेलिक्स मॉडल ही दिमाग में आता है। हाँ, और वो मॉडल अचानक से हवा में नहीं बन गया था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कोलैबोरेशन था। अच्छा। फ्रैंकलिन और विल्किंस का एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा था, और सबसे जरूरी इरविन चारगाफ का नियम। राइट, चारगाफ्स रूल। हाँ, चारगाफ ने एक बहुत ही शानदार मैथमेटिकल पैटर्न देखा था। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर होता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब ए और टी का रेशियो और जी और सी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल, और वो रेशियो हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर हम डीएनए को एक घुमावदार सीढ़ी की तरह सोचें, तो सीढ़ी की जो रेलिंग्स हैं वो शुगर और फॉस्फेट की बनी है, और जो सीढ़ी के डंडे हैं यानी स्टेप्स, हाँ। वो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एकदम सही। पर यहाँ मुझे एक कंफ्यूजन हमेशा होता है। क्या? सीढ़ी लंबी या छोटी हो सकती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी हमेशा बिल्कुल एक समान लगभग 0.34 नैनोमीटर ही रहती है? कहीं भी डीएनए की चौड़ाई कम या ज्यादा क्यों नहीं होती? यही तो नेचर का आर्किटेक्चर है। इसका सीधा लॉजिक है कि एक प्यूरीन मॉलिक्यूल हमेशा एक पाइरिमिडीन मॉलिक्यूल के सामने ही आता है। अच्छा। प्यूरीन एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है, यानी साइज में बड़ा है। पाइरिमिडीन सिंगल रिंग है, यानी छोटा है। राइट। तो जब एक बड़ा और एक छोटा मॉलिक्यूल हमेशा साथ जुड़ेंगे, तो टोटल चौड़ाई हमेशा 3 रिंग्स के बराबर ही रहेगी। ओहो, मतलब एक मोटी ईंट और एक पतली ईंट को हमेशा साथ में रखना है ताकि दीवार की मोटाई शुरू से आखिर तक एकदम बराबर रहे। एकदम सटीक एनालॉजी दी आपने। अब इसी से एक और बड़ी समस्या पैदा होती है। वो क्या? अगर हम 2 बेस पेयर्स के बीच की दूरी
जो 0.34 नैनोमीटर है, उसे इंसान के टोटल बेस पेयर से गुणा करें तो सेल का डीएनए लगभग 2.2 मीटर लंबा निकलता है और जिस न्यूक्लियस में इसे रहना है उसका साइज मुश्किल से 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। यही तो मेरा सबसे पहला सवाल था शुरुआत में। हाँ। एक माइक्रोस्कोपिक डिब्बी में 2.2 मीटर का धागा कैसे फिट हो रहा है? ये तो मतलब ऐसा है जैसे कई किलोमीटर लंबे धागे को एक छोटी सी मोतियों की डिब्बी में पैक करना हो। बिल्कुल। और यूकैरियोट्स में इस चमत्कार को अंजाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन्स? हाँ, डीएनए खुद नेगेटिव चार्ज वाला होता है क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, तो उसे पैक करने के लिए हमें कुछ पॉजिटिव चार्ज वाली चीज चाहिए ताकि अट्रैक्शन बना रहे। एग्जैक्टली। हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। और उनका पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है? क्योंकि सेल में अमीनो एसिड्स तो बहुत सारे होते हैं। ये सवाल एग्जाम में कई बार फंसाता है। हाँ, हिस्टोन्स में बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन और आर्जिनिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, लाइसिन और आर्जिनिन। हाँ, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स मिलकर एक कोर बनाते हैं जिसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। और फिर नेगेटिव डीएनए उस पॉजिटिव कोर के चारों ओर मजबूती से लिपट जाता है। राइट। एनसीईआरटी में इसे बहुत ही खूबसूरती से डिफाइन किया गया है। किताब कहती है, एज एनसीईआरटी स्टेट्स, द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। और एक अकेले न्यूक्लियोसोम में डीएनए के लगभग 200 बेस पेयर्स लिपटे होते हैं। जब आप इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, तो कैसा दिखता है? तो ये बिल्कुल वैसा दिखता है जैसे किसी धागे पर मोतियां पिरोई गई हों, जिसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। चलिए, पैकेजिंग और स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं, तो विज्ञान जगत को शुरू में लगता था कि शायद प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। बिल्कुल लगता था। तो ये कैसे साबित हुआ कि यही डीएनए ही हमारी सारी पीढ़ियों की जानकारी कैरी कर रहा है? इसके पीछे एक बहुत ही थ्रिलिंग साइंटिफिक मिस्ट्री रही है। कहानी शुरू होती है 1928 में। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। हाँ, जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे काम कर रहे थे। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट तो काफी डरावना था अगर हम चूहों के नजरिए से देखें। वो तो है। उन्होंने एस स्ट्रेन लिया जो चूहों को मार देता था और आर स्ट्रेन लिया जो एकदम सेफ था। फिर उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा हीट देके मार दिया। लॉजिकली तो मरे हुए बैक्टीरिया से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। और जब ग्रिफिथ ने मरे हुए एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो चूहे जिंदा रहे। राइट। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने मरे हुए एस स्ट्रेन को जिंदा आर स्ट्रेन के साथ मिलाकर चूहों में डाला और चूहे मर गए। हाँ। इतना ही नहीं, जब चूहों का ब्लड चेक किया गया तो उसमें जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया घूम रहे थे। मतलब एक मरे हुए बैक्टीरिया ने एक सीधे साधे बैक्टीरिया को अमर कातिल बना दिया। बिल्कुल। ग्रिफिथ तो ये देखकर हैरान रह गए होंगे। ग्रिफिथ ने इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया। उन्होंने कंक्लूड किया कि मरे हुए एस स्ट्रेन से कोई चीज या मतलब जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ है, जिसने उसके जेनेटिक्स को बदल दिया। राइट। लेकिन वो मटेरियल असल में था क्या, ग्रिफिथ ये कभी साबित नहीं कर पाए। तो फिर इस 15 साल पुराने कोल्ड केस को किसने सॉल्व किया? एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने। इन तीनों ने एक तरह से फोरेंसिक डिटेक्टिव्स की भूमिका निभाई। अच्छा। उन्होंने मरे हुए एस स्ट्रेन से प्रोटीन, डीएनए और आरएनए तीनों को अलग अलग प्यूरिफाई किया। और फिर एलिमिनेशन का खेल शुरू हुआ होगा। मतलब उन्होंने एक एक करके सबको टेस्ट किया होगा। एग्जैक्टली। उन्होंने एंजाइम्स का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने प्रोटीएज डाला जो प्रोटीन को खत्म करता है, तो क्या हुआ? तो भी आर स्ट्रेन एस में बदलता रहा। मतलब प्रोटीन वो जेनेटिक अपराधी नहीं था। जब आरएनएज डाला तब भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका। लेकिन जैसे ही उन्होंने डीएनए एंजाइम डाला जो सिर्फ डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। हाँ, जैसे ही डीएनए खत्म हुआ ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत रुक गया। चूहे बच गए। ओह। इससे ये साफ हो गया कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल था जो ट्रांसफर हो रहा था। पर मुझे याद है कि हम साइंटिफिक कम्युनिटी इतनी जल्दी कन्विंस नहीं हुई थी। सबको लगा कि शायद प्यूरिफिकेशन में कोई गलती रह गई हो या प्रोटीन की मिलावट हो। विज्ञान हमेशा अकाट्य प्रमाण मांगता है और वो फाइनल प्रूफ 1952 में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने दिया। हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट। हाँ, उन्होंने बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, बाहर प्रोटीन का कोट और अंदर जेनेटिक मटेरियल।
पर एक मिनट, वायरस इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हर्शे और चेज ने ये कैसे ट्रैक किया कि वायरस बैक्टीरिया के अंदर डाल क्या रहा है? वायरस के अंदर कोई माइक्रो जीपीएस तो लगा नहीं सकते थे। उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को ही अपना केमिकल जीपीएस बनाया। बहुत ही जीनियस तरीका था। अच्छा। उन्होंने कुछ वायरसेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यानी P32 वाले मीडियम में ग्रो किया और कुछ को रेडियो एक्टिव सल्फर यानी S35 वाले मीडियम में। अच्छा, इसका लॉजिक ये है कि डीएनए में फॉस्फोरस होता है पर सल्फर नहीं। बिल्कुल। और प्रोटीन में सल्फर होता है पर फॉस्फोरस नहीं। एकदम सही। तो P32 वाले वायरसेस का सिर्फ डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ और S35 वाले वायरसेस का सिर्फ प्रोटीन कोट। राइट। जब इन वायरसेस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो रिजल्ट एकदम साफ था। जिन बैक्टीरिया में 32 वाला वायरस गया था वो बैक्टीरिया अंदर से रेडियो एक्टिव हो गए। हाँ। और S35 वालों में रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के बाहर ही रह गई। बिल्कुल। मतलब साफ था कि वायरस अपना डीएनए अंदर धकेलता है, प्रोटीन नहीं। तो फाइनली जेनेटिक मटेरियल का ताज हम डीएनए को मिल गया। लेकिन यहाँ एक डिबेट पैदा होती है। हमारे पास आरएनए भी तो है। इवोल्यूशन ने डीएनए को ही मेन जेनेटिक मटेरियल क्यों चुना? ये एग्जाम के लिए बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे प्योर केमिस्ट्री है। आरएनए के हर न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर की 2 प्राइम पोजीशन पर एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप होता है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत ही रिएक्टिव होता है। और जो चीज लगातार रिएक्शन कर रही हो वो तिजोरी में रखी किसी कीमती जानकारी को सुरक्षित कैसे रख सकती है? एकदम सही बात है। आरएनए कैटलिस्ट या एंजाइम की तरह भी काम करने लगता है। अच्छा। इसीलिए एनसीईआरटी में एक स्पष्ट लाइन है, एज एनसीईआरटी स्टेट्स, RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. Right. दूसरी तरफ डीएनए में ये 2 प्राइम OH ग्रुप मिसिंग होता है, इसीलिए इसे डीऑक्सी कहते हैं। और आरएनए के यूरेसिल की जगह डीएनए में थाइमीन होता है, जो उसे और भी ज्यादा केमिकल स्टेबिलिटी देता है। बिल्कुल। मतलब अगर जेनेटिक जानकारी को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखना है तो डीएनए सबसे बढ़िया मास्टर ब्लूप्रिंट है। हाँ। लेकिन अगर उस जानकारी को पढ़कर तुरंत काम करवाना है, मतलब प्रोटीन बनवाना है, तो आरएनए बेहतर है क्योंकि वो डायनामिक है। एकदम सही। अब जब तिजोरी यानी डीएनए सुरक्षित है तो हर बार जब सेल डिवाइड होगी उस तिजोरी की एक हूबहू कॉपी भी बनानी पड़ेगी। राइट, जिसे रेप्लिकेशन कहते हैं। हाँ, वॉटसन और क्रिक ने ही बता दिया था कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। मतलब जब एक डीएनए से 2 नए डीएनए बनेंगे तो दोनों में एक स्ट्रैंड पुराना होगा और एक स्ट्रैंड बिल्कुल नया। पर इस बात को लैब में साबित करने का काम अम्मा मैसेल्सन और स्टाल ने 1958 में किया। बिल्कुल। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को भारी नाइट्रोजन यानी N15 वाले मीडियम में ग्रो किया। एक सेकंड, यहाँ स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या N15 भी हर्शे-चेज वाले एक्सपेरिमेंट की तरह रेडियो एक्टिव था? नहीं, यही तो कैच है। N15 रेडियो एक्टिव नहीं है, ये सिर्फ एक भारी आइसोटोप है। Right. आप इसे नॉर्मल N14 से सिर्फ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के आधार पर अलग कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया था। हाँ, CaCl का। तो जब उन्होंने उस भारी डीएनए वाले बैक्टीरिया को नॉर्मल N14 मीडियम में डाला और एक जनरेशन यानी 20 मिनट बाद चेक किया तो उन्हें जो डीएनए मिला वो न तो पूरी तरह भारी था और न ही पूरी तरह हल्का। अच्छा। उसकी डेंसिटी एकदम बीच की यानी हाइब्रिड थी। तो इससे साबित हो गया कि एक स्ट्रैंड पुराना था और नया स्ट्रैंड हल्का था। एग्जैक्टली। अब इस पूरे प्रोसेस को चलाने वाले मेन एंजाइम की बात करते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम बहुत ही फास्ट है। ई कोलाई को अपना 4.6 मिलियन बेस पेयर्स का पूरा डीएनए सिर्फ 18 मिनट में कॉपी करना होता है। अगर हम इसका मैथ करें ना तो पॉलीमरेज हर सेकेंड लगभग 2000 बेस पेयर्स को जोड़ता है। एक सेकंड में 2000 लेटर्स टाइप करना, वो भी बिना एक भी स्पेलिंग मिस्टेक के, क्योंकि अगर एक भी लेटर गलत हुआ तो म्यूटेशन हो जाएगा। हाँ, पर इतने बड़े काम के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। सेल ये ऊर्जा लाता कहाँ से है? इसका बहुत ही स्मार्ट मैकेनिज्म है। जो नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ने आते हैं जिन्हें डीएनटीपीस कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। हाँ, वो दोहरे उद्देश्य पूरे करते हैं। पहला, वो खुद सबस्ट्रेट की तरह जुड़ते हैं और दूसरा उनके जो 2 टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं वो एटीपी की तरह हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। जब वो टूटते हैं तो पॉलीमराइजेशन के लिए ऊर्जा मिल जाती है। वाओ, मतलब ईंटें अपना सीमेंट और लेबर का खर्चा खुद लेकर आ रही है। बिल्कुल।
पर इस पॉलीमरेज की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है। वो क्या? ये पॉलीमराइजेशन केवल एक ही डायरेक्शन में कर सकता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। ओहो। इसी वजह से रेप्लिकेशन फोक पर एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन बन जाती है। जो स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में खुला है, हाँ, वहां तो पॉलीमरेज लगातार नया डीएनए बनाता चला जाता है। इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। राइट। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम खुला है, वहां उसे बार बार पीछे आकर टुकड़ों में डीएनए बनाना पड़ता है। अच्छा, इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। हाँ, और बाद में इन टुकड़ों को डीएनए लाइगेज एंजाइम आपस में जोड़ देता है। रेप्लिकेशन के जरिए हमने डीएनए की कॉपी तो बना ली, लेकिन डीएनए का अल्टीमेट गोल तो सेल के लिए काम करना है, मतलब प्रोटीन्स बनवाना है। वो अपना मैसेज आरएनए के जरिए भेजता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। राइट। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के एक स्ट्रैंड की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी किया जाता है। रूल वही है, बस एडेनिन के सामने थाइमीन के जगह यूरासिल आ जाता है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। पूछिए। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ कॉपी क्यों नहीं किया जाता? अगर दोनों कॉपी हो जाएंगे तो काम जल्दी नहीं हो जाएगा? दिखने में ये आइडिया अच्छा लगता है, हाँ, पर सेल के लिए ये एक भयानक डिजास्टर होगा। कैसे? अगर दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी हुए तो एक ही डीएनए सेगमेंट से 2 अलग-अलग सीक्वेंस वाले आरएनए बन जाएंगे। अच्छा। और जब वो ट्रांसलेट होंगे तो एक ही जगह से 2 बिल्कुल अलग-अलग प्रोटीन्स बनेंगे। जेनेटिक मशीनरी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगी। ओह, और दूसरा बड़ा खतरा ये भी है कि दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एग्जैक्टली। तो वो आपस में जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। हाँ, अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो राइबोसोम उसे पढ़ ही नहीं पाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस वहीं रुक जाएगा। बिल्कुल सही। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 मेन हिस्से होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। और इस प्रक्रिया को चलाता है डीएनए डिपेंडेंट ऑरेंज पॉलीमरेज। लेकिन ये एंजाइम खुद से सिर्फ इलॉन्गेशन कर सकता है। अच्छा, तो प्रोसेस को सही जगह से शुरू करने के लिए इसे प्रोमोटर पर एक सिग्मा फैक्टर की मदद चाहिए होती है। राइट। और जब काम खत्म करना होता है तो टर्मिनेटर रीजन पर उसे एक रो फैक्टर की आवश्यकता होती है जो आरएनए को अलग कर देता है। हाँ, ये तो प्रोकैरियोट्स की बात हुई, लेकिन हम यूकैरियोट्स में चीजें इतनी सीधी नहीं है। हाँ, हमारे अंदर काफी कॉम्प्लेक्सिटी है। बिल्कुल। यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है। मतलब जो जीन प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है उसमें काम के कोडिंग हिस्से होते हैं जिन्हें एक्सॉन्स कहते हैं। और बीच बीच में बहुत सारे नॉन कोडिंग हिस्से होते हैं जिन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी फिल्म की कच्ची फुटेज शूट कर रहे हो। जो पहला आरएनए बनता है जिसे एचएनआरएनए कहते हैं, हाँ, उसमें बहुत सारे बेकार के टेक यानी इंट्रॉन्स भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। फिर एक फिल्म एडिटर की जरूरत होती है, और वो एडिटर है स्प्लाइसिंग का प्रोसेस। स्प्लाइसिंग सारे बेकार इंट्रॉन्स को काटकर बाहर फेंक देता है और सिर्फ हिट सीन्स यानी एक्सॉन्स को एक साथ जोड़ देता है। लेकिन वो फिल्म अभी भी रिलीज के लिए तैयार नहीं है। नहीं। एचएनआरएनए को मैच्योर एमआरएनए बनने के लिए कैपिंग और टेलिंग से गुजरना पड़ता है। राइट। 5 प्राइम एंड पर एक असामान्य न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ा जाता है। और 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल जोड़ी जाती है। तब जाकर ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। एमआरएनए की भाषा में सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। राइट। और प्रोटीन की भाषा में 20 अलग-अलग अमीनो एसिड्स हैं। तो इन 4 अक्षरों से 20 अमीनो एसिड्स को कैसे पहचाना जाए? इसी को डिकोड करना जेनेटिक कोड का काम था। इसका गणित सुलझाया जॉर्ज गैमोव ने। उन्होंने ट्रिपलेट कोड का आइडिया दिया। हाँ। उन्होंने समझाया कि चूंकि 4 बेस है तो कोड को कम से कम 3 लेटर्स का होना ही चाहिए, तभी वो 20 अमीनो एसिड्स को कवर कर पाएगा। मतलब 4 का क्यूब यानी 64 कोडॉन्स। एग्जैक्टली। बाद में मार्शल निरनबर्ग और सेवेरो ओचुआ के एंजाइम ने इसे लैब में डिकोड करने में मदद की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिक कोड के रूल्स बहुत क्रूशियल हैं। एक कोडॉन हमेशा एक ही स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड करेगा और कुछ एमिनो एसिड्स एक से ज्यादा कोडॉन्स द्वारा कोड किए जा सकते हैं, जिसे डीजेनरेट कहते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को एक कोडॉन स्पेशल याद रखना है, AUG। AUG, राइट। ये एक डुअल फंक्शन कोडॉन है। ये ट्रांसलेशन शुरू करने के लिए स्टार्ट कोडॉन का काम भी करता है और साथ ही ये मिथियोनिन नाम के अमीनो एसिड को भी कोड करता है। बिल्कुल। अब आता है फाइनल प्रोसेस, ट्रांसलेशन। एमआरएनए पर लिखे कोड्स को पढ़कर
अमीनो एसिड्स की चेन बनाना। हम्म लेकिन एमआरएनए खुद अमीनो एसिड को पकड़कर नहीं ला सकता। इसके लिए एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। और वो अडेप्टर है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। इसके एक तरफ एंटीकोडॉन लूप होता है जो एमआरएनए के कोड को पढ़ता है। हाँ, और दूसरे सिरे पर अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, जहां वो सही अमीनो एसिड को पकड़कर लाता है। ट्रांसलेशन की ये पूरी फैक्ट्री कहाँ लगी होती है? राइबोसोम में। बिल्कुल। As NCERT states, the cellular factory responsible for synthesizing proteins is the ribosome. राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं जो मिलकर अमीनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग पॉइंट है। क्या? बैक्टीरिया में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम कोई प्रोटीन एंजाइम नहीं करता, बल्कि 23S आरएनए मॉलिक्यूल करता है। ओह, जब आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है तो उसे राइबोजाइम कहते हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जीवन की शुरुआत प्रोटीन्स या डीएनए से नहीं, बल्कि आरएनए के इर्द गिर्द हुई थी। राइट। आरएनए ही पहला जेनेटिक मटेरियल था और पहला एंजाइम भी। तो ओवरऑल नीट के लिए ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर लाइफ कैसे काम करती है। डीएनए अपनी स्थिरता के कारण जेनेटिक जानकारी को स्टोर करने के लिए एक परफेक्ट मास्टर ब्लूप्रिंट है। और दूसरी तरफ आरएनए वो सक्रिय वर्कर है जो इस ब्लूप्रिंट को पढ़कर कोड्स को डिकोड करके जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी प्रोटीन्स का निर्माण करता है। ये पूरा सिस्टम कितना परफेक्ट लगता है ना? बहुत ही कमाल का है। लेकिन डीप डाइव खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। इसी डीएनए सीक्वेंस को पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जन्म दिया। और सोचिए, म्यूटेशन जिसे हम अक्सर एक गड़बड़ी मानते हैं, वही डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का कारण बनता है। और यही पॉलीमॉर्फिज्म आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य आधार है। बिल्कुल, जिससे पैटर्निटी विवाद और क्रिमिनल केस सुलझाए जाते हैं। तो क्या प्रकृति की इस गड़बड़ी में ही हमारी सबसे बड़ी और यूनिक पहचान नहीं छिपी है? बिल्कुल सोचने वाली बात है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।